Welcome to GSF Civil Services classes. This is Anjali Joshi. I am selected in 67th BPSC as a planning officer, assistant director in plan department. And today I came up with a video in which I will be sharing the important topics that will be important for 69th BPSC and for the mains examination. So today I will be discussing the important topics of economic and geography portion of GS2. सो इन दिस मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको मैंडेटली करके जाना है 69th बीपीएससी के लिए एंड जो 70th बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन टॉपिक को प्री हैंडेडली कवर कर लें, नोट्स बना लें, ताकि आप जब उस मेंस की रिवीजन करेंगे 70th बीपीएससी के तो आपको बहुत ही यूज़फुल और इजी लगेगा। आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लेंगे और आपका जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कंपल्सरली करके जाना है और इसी के इंटरलिंकिंग के बेस पे आपके दूसरे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। सो जो पहला टॉपिक है वो है पॉवर्टी। सो पॉवर्टी में इसमें आपको पता है कि आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। तो अगर मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के बारे में पूछता है तो आप इसको पॉवर्टी से ही तो लिंक होगा ये। फिर इसमें आप इसके ये देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है, इसके कुछ डेटा लिखोगे आप और मतलब कॉजेज़ भी बताओगे कि इसके रीजंस क्या हैं एंड उसके बाद आप इसके सॉल्यूशंस बताओगे। इसके अलावा आप इंडिया की इनिशिएटिव्स बताओगे एज वेल एज बिहार की इनिशिएटिव्स बताओगे। इसमें फिर आप बिहार के डेटा भी लिखोगे। सो पॉवर्टी में ये सारे डायमेंशंस आपको कवर करने हैं। सेकंड आ जाएगा इंडस्ट्रीज फिर बिहार, इंडिया। इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स मैं बता देती हूँ। आपको कवर करना है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ये आपको कवर करनी है। अब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्यों है बिहार में, बिहार गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है इंडस्ट्रीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश करने के लिए, एंड जो अभी रिसेंट्स वाले भी चल रहे हैं तो उनमें क्या ऐसा कमी है जो ये इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश नहीं हो रही। और इसको आप फिर लिंक कर दोगे बिहार के एग्रीकल्चर पे कि एग्रीकल्चर इनर्शिया काफ़ी है बिहार में, इसीलिए इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ कम देखा जाता है। और अगर आप देखोगे 67th बीपीएससी का क्वेश्चन तो उसमें पूछा है इंडिया कंपैरिजन विथ बिहार इंडस्ट्रीज़, तो आपको इस तरीके से भी पढ़ना होगा। अब इसमें आपको क्या इंक्लूड करना होगा, मैप बताओ आप कि इंडिया में इंडस्ट्रियल लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। बिहार का बताओ, बिहार में आप स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन करो कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है, जो भी है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है आप वो मेंशन करो कि कहाँ पे क्या है। एंड इंडस्ट्रीज़ में आपको प्रॉब्लम्स, अभी का स्टेटस क्या है, कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, बिहार के जीएसडीपी में, फिर उसके बाद इनिशिएटिव जो मैंने पहले बताया एंड आगे का वे फॉरवर्ड, ये आपका नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। सो थर्ड टॉपिक हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक्स बहुत है इसमें। सो मैं एक एक करके इसमें मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट आपको देखना है एग्रीकल्चर का ट्रेंड। आप ये देखोगे 65th या 64th बीपीएससी में एग्रीकल्चर का ट्रेंड पूछा है। ट्रेंड आपको चालू करना है ग्रीन रिवॉल्यूशन या इंडिपेंडेंस के बाद से, अभी का बताना। इसमें आप डेटा कोट करो, पहले की यील्ड क्या थी और अभी क्या है करंट। सेकंड हो जाएगा इसमें आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन 2। ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 जब भी आप मेंशन करोगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के शॉर्टकम्स को लिखना, क्या इसमें प्रॉब्लम थी कि हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 पे जाना पड़ा। थर्ड हो जाएगा आपका इसमें आप डाल सकते हो कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है इंडिया
एंड बेसिकली बिहार का काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है, तो जीडीपी एज वेल एज वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर के जो ग्रोथ हैं, प्रोडक्टिविटी है, वो स्टैग्नेंट क्यों है, इस पे आप कर सकते हो। बहुत इंटरलिंकिंग टॉपिक है। आप अगर ये सारे डायमेंशन कवर कर लोगे ना, एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका जो आंसर होगा बहुत मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा, तो आपको इसमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये सब टॉपिक्स प्लीज़ कवर कर लेना। जैसे बजट में आया है किसान ड्रोन, तो इसको आप तो साइंस टेक में करोगे ही कवर, बट क्यों नहीं आप इसमें मेंशन करोगे, बिल्कुल करना है इको एनजीओ में। इसके अलावा मैंने अलग भी फार्मर का टॉपिक लिखा है, तो आप फार्मर इनकम जो डबल करने की बात की गई थी, इसको लेके। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज में भी एग्रीकल्चर का क्या रोल है, बहुत डायमेंशंस में कवर हो जाएगा आपका। फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ ना, आप भी अपना नोट्स प्रिपेयर कर लो कि अगर आपने अभी तक काफ़ी अपना प्रिपेयर कर लिया होगा, जो भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे 69th पीपीएससी के लिए, अगर आपको लगता है इसमें से कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो। आई वुड सजेस्ट, या तो आपके एग्रीकल्चर के कोई भी क्वेश्चन आए उसमें भी आपको बेनिफिट करेगा, या वो डायरेक्ट आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने उसको एक बार गो थ्रू कर लिया है। तो वो सारे टॉपिक आप फिर से एक बार आप इसको जॉट डाउन कर लो और देखो कि इसमें आपने क्या नहीं किया, जो नहीं किया उसको लिख लो अपने कॉपी में कि ये मुझे करना है। एनर्जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। सो एनर्जी अभी काफ़ी रेलेवेंट हो गया, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस है और हमें पता है कि हम थर्मल एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत इम्पोर्टेंस है। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया को आपको पता है सोलर एनर्जी में काफ़ी प्रोग्रेस है। उसके अलावा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बायोगैस, बायो इथेनॉल, इससे रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हो गए। न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है बीपीएससी का बहुत पूछता है, तो ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस टॉपिक है। इको जियो ले लो या आप ले लो साइंस टेक, किसी में भी पूछ सकता है ये। उसके अलावा आप बताओगे एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया के क्या चैलेंजेस हैं, अभी क्या हैं। देन इसके अलावा इसको आप क्लाइमेट चेंज से भी रिलेट कर सकते हो। और जो इंडिया ने COP26 में पंचामृत लिया था कि हम ये स्टेप्स लेंगे इन ऑर्डर टू कंट्रोल दी CO2 इमिशन, तब ये सब कोट कर सकते हो। इसमें आ जाता है आपका हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी चर्चा में है, तो इससे आपका आ जाएगा नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, विंड एनर्जी भी काफ़ी रेलेवेंस रखता है, क्योंकि इंडिया का जो कोस्टल लाइन है वो काफ़ी बड़ा है। सो इफ़ वी कैन इंट्रोड्यूस ऑफशोर wind farms, it will be very beneficial for the India energy security. So ये सारे डायमेंशन आपको कवर करने हैं। डिफेंस एंड इसरो, ये भी काफ़ी कोलैप्सिंग टॉपिक है बिटवीन इको एंड जियो एंड साइंस एंड टेक। तो डिफेंस एंड इसरो, डिफेंस में बता देती हूँ, सेल्फ रिलायंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे इंडिया काफ़ी सेल्फ रिलायंस की तरफ मूव कर रहा है, बट इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है डिफेंस के चलते। तो आपको ये भी डायमेंशन कवर करना। आप बस डिफेंस लिखो, इंडिया डिफेंस सर्च मारो, लिखो UPSC, जो भी डायमेंशन आपको दिखते हैं वो आप कवर करो, और जो भी अभी तक आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है उसको लिंक करो। अच्छा, मैं ये भी कोट कर सकता हूँ, ये भी कोट कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें DRDO का रोल मेंशन करो, ठीक है। इसरो में आपको पता है, इसरो का रोल मेंशन करोगे, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेना है, अभी क्या क्या इम्पोर्टेंट मिशंस इन्होंने कर लिए हैं वो हो गया। आगे इसमें प्राइवेटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट,
बोथ इन डिफेंस एंड इसरो। प्राइवेटाइजेशन आप मेंशन करो कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, इससे इसरो को क्या फ़ायदा होगा, डिफेंस में क्या फ़ायदा होगा, एज ए होल इंडिया के टेक्निकल एडवांसमेंट में क्या फ़ायदा होगा। प्राइवेटाइजेशन को मेंशन करो, बेनिफिट के साथ इसका थोड़ा निगेटिव भी बताओ, एंड एक वे फॉरवर्ड दो आप कि क्या कर सकते हैं इसको कोप अप करने के लिए और इसको बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो ये सारे पॉइंट्स आपके डिफेंस एंड इसरो में कवर हो जाएंगे। यस, इसमें आपको एक और करना है जो इंटरनेशनल एज वेल एज जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया के दूसरे कंट्रीज़ के, तो वो तो आप कवर करोगे ना करंट अफेयर्स में, तो वो आप ना बहुत होलिस्टिक करना, ताकि जो आप उसमें जो डिफेंस वाला पोर्शन है ना आप वो भी कवर कर लो। तो आप जैसे ही वो होलिस्टिक करोगे ना तो डिफेंस वाला पोर्शन आपने वहीं पे कवर कर लिया, आपको बस उसको उठा के यहाँ पे लाना है जब अगर इको एंड ज्योग्राफी में पूछता है तो, कि इंडिया ने यूएसए, जर्मनी, रशिया, सो ये सबसे डिफेंस, फ्रांस, क्या क्या परसेंटेज है, क्योंकि जितना मुझे रिकॉल रहा है 25% ऑफ इंडिया इंपोर्ट इंक्लूड्स ऑफ रशिया। उसके अलावा यहाँ से हम लेते हैं फ्रांस से भी 25 नहीं 40 आई गेस, मुझे नंबर एग्जैक्टली नहीं याद है। तो ये सब डेटा आप देख लेना अच्छे से। तो डिफेंस एंड इसरो में हो गया। आई होप यू आर जॉटिंग इट डाउन इन योर नोट्स कॉपी। सो अब 6 टॉपिक है इकोनॉमी ट्रेंड, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो आपको पता है कि इंडिया में इकोनॉमी ट्रेंड हुआ था 1991 में, एलपीजी रिफॉर्म्स। सो उससे पहले का आपको हल्का सा पता होना चाहिए क्या था, क्यों हमें ये एलपीजी रिफॉर्म लेना पड़ा, उसके बाद का क्या ट्रेंड है, एफडीआई का रोल क्या है, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ क्या है, कहाँ पे हम लैकिंग रह गए मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया ने क्या अप्रोचेस लिए इन ऑर्डर टू फ्लरिश द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक इन झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। दीज आर सम ऑफ द एरिया, छत्तीसगढ़, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। उसी तरह ग्लोबलाइजेशन के आपको पॉजिटिव निगेटिव्स पता होने चाहिए। अब ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव निगेटिव्स करोगे, अगर मान लो ये ऐसे में भी पूछ दिया गया स्टैटिक टॉपिक के रूप में, या मानो आप स्टैटिक टॉपिक के रूप में भी नहीं पूछा गया है, फिलोसफिकल ऐसे में ही पूछ दिया करा, तो आप ग्लोबलाइजेशन को कहीं पे भी डाल सकते हो एक डायमेंशन लेके, वहाँ पे भी आप निगेटिव पॉजिटिव दे सकते हो। बहुत बेनिफिट होता है ये सब टॉपिक्स का। तो आप इसको ये करोगे, इकोनॉमिक ट्रेंड मैंने बता दिया एलपीजी रिफॉर्म्स के पहले और एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। एफडीआई का आप लेटेस्ट का डेटा दोगे कि अभी कितना एफडीआई किया है, शायद 85 बिलियन है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा दोगे कि अभी क्या जीडीपी में ग्रोथ है, इस मतलब कंट्रीब्यूशन है इसका। सो इकोनॉमिक ट्रेंड, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में ये टॉपिक्स आप करोगे। वुमेन एम्पावरमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी मच बेनिफिशियल इन एसए एज वेल। वुमेन एम्पावरमेंट आप में दोगे इसमें एग्रीकल्चर में इनका कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन, लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स वाला जो होता है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका आप डेटा दोगे। उसके अलावा एज ए वुमेन एम्पावरमेंट आप क्या समझते हो, क्या इसमें प्रॉब्लम्स है अभी पाट्रियार्की, फिर उसके बाद सोशल नॉर्म्स एंड वुमेन सेफ्टी, ये सब आप दोगे। फिर उसके बाद आप दोगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, फिर आप सॉल्यूशंस कुछ बताओगे, वे फॉरवर्ड दोगे, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद आप बिहार का रोल दोगे कि बिहार में परसेंटेज क्या है वुमेन का, इनका जो पार्टिसिपेशन हुआ एग्रीकल्चर में कितना परसेंटेज है, एंड जीविका का आप मेंशन करोगे, एंड बिहार गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो पता है प्रोत्साहन राशि दिया जाता है वो सब आप मेंशन करोगे कि एजुकेशन के क्षेत्र में हम वुमेन को इस सशक्तिकरण की ओर लेके जा रहे हैं। उसके अलावा हम जॉब में भी इनको रिजर्वेशन देते हैं, उसके थ्रू भी हम सशक्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर रहे हैं, ये सब आप मेंशन करोगे। सो वुमेन भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, हर जगह इसका यूज़ है। उसके अलावा फिर
पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी डिविडेंड, इस पे भी बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। सो पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी डिविडेंड। सो पॉपुलेशन में मेजर फोकस ये जो 8 और 9 टॉपिक है ना, जो इसमें यूथ का पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट माना जाता है। यूथ पॉपुलेशन कितने हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या लैकिंग है। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको पता है कि वो पॉपुलेशन जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। तो इससे रिलेटेड आपका आ जाता है एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, स्किल एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आप इनिशिएटिव बता दोगे कि इंडिया और बिहार गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, और फिर उसके बाद आपको अब वे फॉरवर्ड बताना है कि आगे क्या होना चाहिए। ये हो गया। इसी में एक टॉपिक आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये बीपीएससी पूछता है बहुत बार, पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आप डेटा दे के पूछता है कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जो सरकार कर रही है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसको कैसे डील किया जाए। तो आपको आपका इस पे कॉम्प्रहेंसिव नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। बाकी मैंने बहुत सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं इकोनॉमिक एनजीओ के, आप वहाँ से ले सकते हो। नोट्स के पीडीएफ ग्रुप पे मैंने डाले हुए हैं, तो मैं इसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको नोट्स लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेटाइजेशन एंड द डिजिटलाइजेशन। ये भी काफ़ी हॉट टॉपिक है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करती है सरकार। डिसइन्वेस्टमेंट जब 100% मतलब 51% से ज़्यादा करती है, प्राइवेटाइजेशन हो जाती है, और उसकी लिक्विडिटी अगर कम करती है 51% से, डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो बजट को रेगुलेट करने के लिए सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो ये दोनों के टॉपिक आप ले लेना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिख लेना। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंसी का पता ही है, यूनियन गवर्नमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट मोटो है। उसी के संदर्भ में है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया पहले आया था, आत्मनिर्भर भारत का जो मोटो है वो बाद में आया है, बट दोनों इज़ इंटरलिंकेबल, ठीक है। तो आप ये दोनों को प्रिपेयर करो। स्टेटस अभी का लिखना है, करंट का स्टेटस कि अभी क्या है, मेक इन इंडिया कितना प्रोग्रेस कर चुका है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है लिखना। इससे इंटरलिंकिंग करके आप दूसरा चीज़ भी लिख सकते हो कि आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंसी के लिए कि अलग अलग क्या योजना सरकार ने लिया है। तो जैसे गति शक्ति योजना लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए भी क्या क्या सरकार ले रही है योजना, तो ये सब आप इंटरलिंक करना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगेन जो इकोनॉमी ट्रेंड था उसमें आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिखोगे, कैसे सर्विस सेक्टर बूम किया इंडिया का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, किस किस में चेंजेस हुए, किस किस में 100% FDI है हमारे देश में, तो आप ये सब मेंशन करोगे। डिजिटलाइजेशन, अगेन डिजिटलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें फिनेंशियल डिजिटलाइजेशन की बात होगी। आपको पता है UPI इज़ वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड payment platform in the world, and India is heading ahead in this digitalization of payment. So ये हो गया। उसके अलावा स्मार्ट सिटी, उसके अलावा जो भी ई गवर्नेंस है बहुत इम्प्रूव है। ई गवर्नेंस टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डिजिटलाइजेशन कंप्लीट हो गया। फार्मर्स में आपका हो जाएगा, एक तो इनकम हो जाएगा, ठीक है। सुसाइड वाला हो जाएगा, अभी तो इतना हॉट टॉपिक नहीं है ये, बट आप इसको एज ए ऊपर गो थ्रू कर लेना कि अगर पूछ भी देना तो आप 2-3 पॉइंट इसके बारे में जानते हो, और आपने एग्रीकल्चर ऊपर से प्रिपेयर कर लिया है, तो उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको फार्मर से लिंक करो और इनके पे लिख दो। MSP हो गया, MSP का इनका क्या डिमांड है, MS स्वामीनाथन का जो ये डिमांड करते हैं हर टाइम कि हमें MS स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला है उसके बेस पे MSP मिलनी चाहिए, वो सब आप कवर कर लो। सब्सिडी का क्या प्रॉब्लम चलता है, केरोसिन सब्सिडी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो भी देती है। ट्रांसपोर्टेशन एज ए होल, ट्रांसपोर्टेशन पे आपका नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव्स।
देन उसके बाद इंडिया में जो रेट है पाई चार्ट के थ्रू कि रोड कितना है, नेशनल वाटरवेज कितना है, ट्रेन कितना है, एयरवेज कितना है, परसेंटेज के साथ आपको होना चाहिए। अगर इसी में आ जाता है आपका इनलैंड वाटरवेज, ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए कि इंडिया और कौन कौन से वाटरवेज बना रही है, क्या इंपॉर्टेंस है इनलैंड वाटरवेज का। इंडिया में रिवर सिस्टम काफ़ी बहुत अच्छा रिवर सिस्टम है, तो हम इनलैंड वाटरवेज का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। रोड्स में इंडिया क्या प्रोग्रेस कर रही है, एनएच कितना इंक्रीज़ हो रहा है, रोड डेंसिटी कितनी है इंडिया की, ये सब आप मेंशन करो। कैसे मार्क्स नहीं मिलेगा। देन बिहार इकोनॉमी। अब बिहार इकोनॉमी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, तो ये अपने ही अंदर ही बहुत सारे टॉपिक को सबस्यूम करता है। लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। सो बिहार इकोनॉमी में पहला सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर, दूसरा रिवर्स इम्पॉर्टेंस इन बिहार इकोनॉमी, सॉइल्स इम्पॉर्टेंस इन बिहार इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज़ इन बिहार, ये सब तो पूछ रखा है 67th में, आपको पता ही है। पूछा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार एंड हाउ इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी बिहार इकोनॉमी। फिर उसके बाद हो गया रिवर्स इंडस्ट्रीज इन बिहार इकोनॉमी, यूथ इन बिहार इकोनॉमी, विमेंस एंड इंडस्ट्रीज़ में बैकवर्डनेस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव हो गए, ये आपको करने हैं। सर्विस सेक्टर भी ले लो आप, वैसे है नहीं ज़्यादा, बट यू कैन मेंशन 2-3 पॉइंट्स इसमें भी। पेंशन न्यू एंड ओल्ड हॉट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट ये प्रॉमिस कर रहे हैं अपने सिटीजन्स को कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे स्विच करेंगे। तो आपको इसका कंपैरिजन आना चाहिए बस, कि आपको क्वेश्चन पूछे, यू कैन राइट ऑन इट। जियो पॉलिटिक्स इन बिहार इकोनॉमी। आपको पता है कि कोई भी एक्सपेक्ट हो एक कंट्री का, वो जियो पॉलिटिक्स से अफेक्ट होता है। अभी G20 हुई, उसमें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूनियन हुआ, इंडिया की इकोनॉमी में इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, ठीक है। उसके अलावा हम साउथ समिट कर रहे थे, इंडिया ने प्रिसाइड किया था, उसका रोल हो गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा रिलेशन काफ़ी बहुत इम्प्रूव हो रहा है, टैरिफ 0 है, ठीक है। उसके बाद UAE, USA कॉम्प्रहेंसिव, ये तो आप कवर कर लोगे ना IR में। तो अगर जियो पॉलिटिक्स इन इंडियन इकोनॉमी पूछा, सारे कंट्रीज़ कवर करो ना आप, बड़ा बड़ा ले लो, मिडिल एशिया ले लो, सेंट्रल एशिया ले लो, साउथ एशिया ले लो, उसके बाद आप ले लो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ले लो, फिर उसके बाद आप ले लो अमेरिका ले लो, अफ्रीका ले लो। एक्सप्लेन कर दो क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में जियो पॉलिटिक्स का, एंड कैसे इंडिया इसको बैलेंस कर रहा है। स्कीम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम्स में बिहार में जीविका करोगे आप, गंगा उद्धव योजना, जो गंगा को प्यूरिफाई करके बोध गया नवादा गया में जल को पहुंचाया जाएगा, हर घर जल योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप प्रिपेयर करोगे। इंडिया लेवल पे स्मार्ट सिटी स्वनिधि योजना, जो वेंडर्स के लिए 10,000 लोन्स देने का प्रोविज़न है उसमें। विश्वकर्मा योजना, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड आर्टिशंस को प्रोत्साहन करने का है, वोकल फॉर लोकल वाला जो कंसेप्ट है उसके अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, गति शक्ति योजना भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें फिर आ जाएगा इथेनॉल पॉलिसी आ जाएगा बिहार का, इन्वेस्टर मीट होने वाला है जो बिहार का मुंबई में, ये सब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाएगा पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, वाटर पॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट है। एयर पॉल्यूशन में आप अलग अलग एस्पेक्ट्स बता सकते हो कि एयर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या चैलेंजेस हैं इसको कर्ब करने के लिए, ठीक है।
आप सॉल्यूशन बताओ, थोड़ा साइंस टेक भी बताओ, थोड़ा सोसाइटल भी बताओ, इकोनॉमिकल भी बताओ, जो इकोनॉमिकली फिजिबल होगा इंडिया के एक्सपेक्ट्स में, एंड वे फॉरवर्ड बता दो। वाटर में इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर पॉल्यूशन, वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ था 2022 में, उसका जिक्र करोगे आप। तो ये सारे हो गए। वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है, बिहार में क्या वाटर पॉल्यूशन है, क्या पाया जाता है, आर्सेनाइड पाया जाता है, फ्लूराइड पाया जाता है, क्या पाया जाता है बिहार के वाटर पॉल्यूशन में, क्यों सबसे ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन पंजाब एंड हरियाणा में है, ये सब आप मेंशन करोगे। इसमें भी एग्रीकल्चर का एक्सपेक्ट आ जाएगा, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो एग्रीकल्चर में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो प्रॉब्लम्स बताओगे उसमें यूज़ कर सकते हो आराम से। कैसे इंटरलिंकिंग हो रहा है, एक टॉपिक करो तो उसका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दूसरे टॉपिक में भी जाता है। अगेन क्लाइमेट चेंज तो आपको पता ही है कितना हॉट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज में जो आईपीसीसी का रिपोर्ट है वो मेंशन करोगे आप, क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज, क्या हमने टारगेट रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, उसके अलावा इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड में सोलर एनर्जी को लेके, विंड एनर्जी को लेके, न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, कंपैरिजन करो यूएसए चाइना से। आगे का सॉल्यूशन बताओ, प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया के एक्सपेक्ट्स में, एंड जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है वो भी एक दो लाइन में मेंशन कर दो। बिहार में क्या है क्लाइमेट चेंज का, बिहार में गवर्नमेंट क्या ले रही है, जल जीवन हरियाली, ये सब बहुत ही एस्पिरेशनल प्रोग्राम है बिहार गवर्नमेंट का, इसका ज़रूर मेंशन करो आप। क्लाइमेट चेंज हो गया। अब 22 नंबर टॉपिक है हमारा डीप ओशन मिशन एंड मरीन सिक्योरिटी। सो डीप ओशन मिशन में आपको पता ही है जो मत्स्य सबमरीन है वो हाल ही में बनाया गया है, इंडिया ने बनाया है। तो डीप ओशन मिशंस के लिए तो इसमें भी काफ़ी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, विंड फार्म्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी उनको प्रिजर्व करने के लिए भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं अंदर उसके लिए भी है, जो हमारा इकोनॉमिक जोन होता है उसके लिए भी है। तो ये आप प्रिपेयर करोगे। नेचुरल रिसोर्सेज ये तो पहले ही कवर हो गया, रिवर सॉइल 67 का क्वेश्चन उठा के देख लेना, पूछ रखा है। रीजनल डिस्पैरिटी बेसिकली होता है एक रीजन में अगर ये पार्ट डेवलप है, ये पार्ट अंडर डेवलप्ड है, क्यों ऐसा है, गवर्नमेंट इसको हटाने के लिए क्या कर रही है, सरकार अभी क्या कर रही है, उसके अलावा आगे का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, रीज़न बताओगे इसका। और एज ए होल देखे तो इधर मुंबई हो गया, इधर आपका बिहार झारखंड वगैरह हो गया। अगर बिहार में देखें पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, यही सब डेवलप है, बाकी सब उतना नहीं डेवलप्ड है। तो क्यों है रीजनल डिस्पैरिटी, ये बताओगे आप। बेसिकली मीनिंग यही होता है। ये कवर हुआ। लास्टली जो टॉपिक है हमारा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इसका तो इम्पोर्टेंस आपको पता ही है, बोथ इन प्री एंड मेंस। तो बिहार का क्या क्या इम्पोर्टेंट योजना, इसमें पता है मैं बताती हूँ आपको कौन कौन टॉपिक कवर करने हैं आपको। एग्रीकल्चर करना, इंडस्ट्री करना, एनर्जी करना, विमेंस करना, एंड जो पॉपुलेशन वाला पार्ट होता है वो करना। डेटा कलेक्ट करो, स्कीम्स निकालो, एंड ऊपर वाले जो भी टॉपिक्स बोले हैं उसमें डालो। ये इम्पोर्टेंस है इसका। इंडिया वाले में हाल ही मतलब जो इस साल का जो बजट है सप्तऋषि की बात की गई है ना, इसको आप करोगे, इसको आप प्रिपेयर करो क्योंकि अलग से ही शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है। तो सप्तऋषि हो गया। उसी तरह बिहार में आपको पता है 7 निश्चय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल रोड मैप, 4th एग्रीकल्चर रोड मैप चल रहा है ना बिहार का, जो द्रौपदी मुर्मू जो इसी बार आई हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये सब आप प्रिपेयर करोगे। एंड इंडिया के बजट में सप्तऋषि हो गया, एंड उसके बाद
क्लाइमेट चेंज पे भी अच्छा खासा बजट में लिखा हुआ है कि काफ़ी स्टेप्स ले रही हैं। तो जैसे नेशनल सोलर मिशन हो गया, नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो गया, ठीक है। एंड क्योंकि 5 MMT तो हाइड्रोजन मिशन मैंने बता दिया कि आपको एनर्जी वाले जो टॉपिक है उसमें करना है। ये सारे 25 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं 69 BPSC के लिए। एंड जो 70th BPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ इन टॉपिक पे आप नोट्स बना लो। काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप इन टॉपिक को दोबारा रिकॉल करोगे। तो आप बस अपना नोट्स खोलोगे, उस पर 10 मिनट दोगे, देखोगे, आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा और काफ़ी ईजी प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। एंड जो 69 BPSC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आपने बहुत टॉपिक प्रिपेयर कर लिया होगा। इसमें से आपको लगता है कि कोई एक दो टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन मुझसे छूट गई है, घबराने की बात नहीं है। बस उस टॉपिक को आप गो थ्रू कर लो थ्रू एनी सोर्स, ऑनलाइन देख लो या आपके पास कोई सोर्स है, किसी कोचिंग का मटेरियल है, उससे देख लो और उसको बस एक बार गो थ्रू कर लो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी, बस एक बार गो थ्रू कर लो कि आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा आइडिया, आप इंटरलिंकिंग करके लिख सकते हो। क्योंकि अभी तक आप प्रैक्टिस कर रहे होगे मॉक टेस्ट का, तो आई बिलीव कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप में थोड़ा बहुत इंटरलिंकिंग का चीज़ आ गया है। नहीं भी आ गया है, अभी भी टाइम है, अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 20-25 डेज़ है। आप करो प्रिपरेशन, अब बिल्कुल मॉक टेस्ट लिखो। मैं तो ये बोलूँगी हफ्ते में 3 तो लिख ही दो, GS1 GS2 और एक ऐसे का फुल लेंथ, ये तीनों लिखो। बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। लिखने के बाद एनालाइज करो एंड देखो कि आपसे क्या छूट गया। एनालाइज करने के लिए कोई नेट कर नहीं चाहिए, अपना नोट्स खोलो, उस टॉपिक में देखो कि अगर आपने पॉवर्टी का क्वेश्चन लिखा है तो क्या मुझसे छूट गया अपने नोट्स का। अगर आप नोट्स का 80% वहाँ पे डाल देते हो, 80% भी मैंने ज़्यादा बोला है, 70% भी अपना आंसर में लिख रहे हो, आप सही ट्रैक पे हो। क्योंकि हम 100% थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में, सब कुछ रिकॉल नहीं होता, बट 80% भी अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ लिख रहे हो, यू आर ऑन ए राइट ट्रैक। So this is it for this video, and all the best for your 69 BPSC mains. And those who are preparing for 78 BPSC, please start preparing right now. And thank you for watching. See you soon in the next video.